क्योंकि ये साल मेरे को मेटल्स का साल ही दिख रहा है। सब लोग वॉर के लिए तैयारी रख रहे हैं, क्योंकि हर जगह प्रोडक्शन हर चीज़ की बढ़ रही है। तो कॉपर यूज़ होता है, इसमें शेल्स में स्टील यूज़ होता है, हाई ग्रेड स्टील यूज़ होता है, तो जिंक यूज़ होता है, तो जिंक यूज़ होगा, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। तो मेटल्स का साल है, मेटल्स अच्छा करने चाहिए इस साल में। गोल्ड में वॉलेटिलिटी कम होती है, सिल्वर में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। कल को ये भी हो सकता है कि सिल्वर का प्राइस वापस तेजी से गिर जाए। तो आपका जो पोर्टफोलियो बनाते हैं आप, गोल्ड सिल्वर का पोर्टफोलियो, उसमें कोशिश करके 60-70% गोल्ड रखिए, 30-40% सिल्वर। मैन्युफैक्चरिंग को कैसे देख रहे हैं 2026 में? मैन्युफैक्चरिंग शुड बी गुड, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स भी दिए गए हैं। मुझे लगता है कंजम्पशन बहुत ज़बरदस्त होगा, बिकॉज जीएसटी माफ हुआ है, जीएसटी कम हुआ है। पहली 100 कंपनियों में, दुनिया की पहली 100 कंपनियों में 3 कंपनी भारत से। अगर आप इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी देखो, रिलायंस, और उसको ग्लोबल रैंकिंग में डाल दो सारी बड़ी कंपनीज की लिस्ट में, तो उसका रैंक करीबन 65वां आता है, 65th। तो भारत की पहली कंपनी दुनिया की 65th कंपनी है। स्टॉक मार्केट को लेकर एक अफवाह ये भी है कि 26 में क्रैश करेगा। देखिए, उसके क्रैश के 2 ही वो हैं, 2 रोड बम्प्स है, या तो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है या ट्रम्प का टैरिफ है। जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज चल रही है, जैसे मुस्लिम नेटो चल रहा है। तो नेटो जो है वो आपके सारे कंट्रीज का है कि भाई हम सब एक है, तुमने किसी के साथ भी जंग लड़ ली तो हमारे साथ जंग लड़ ली। ऐसे एक मुस्लिम नेटो बनाने की बात हो रही है, जिसमें सारे इस्लामिक कंट्रीज जो है वो एक आपस में नेटो बना लेंगे, और ऑब्वियसली उसका पार्ट पाकिस्तान भी होगा। तो यानी कि अगर कल को कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है और पाकिस्तान पे हमको अटैक करना पड़ता है, तो देन इट इज डिफैक्टो अटैक ऑन नेटो, देयर नेटो। लोग मुझसे कहते हैं सर फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कितना पैसा चाहिए? मतलब 6 महीने का खर्चा चाहिए सबसे पहले तो, कि कल तुम नौकरी को टांग मार सको, कल नौकरी तुम्हें टांग मारे तो तुम बच सको। द फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी इन पर्सनल लोन इज ट्रैवल लोन्स। तो लोग ट्रैवल लोन लेते हैं, हम सोचते हैं 5 लाख का पैकेज है, चलो हम एक काम करते हैं, इसकी 12 महीने की किस्त बांध लेंगे या 18 महीने की किस्त बांध लेंगे। सारे अच्छे अच्छे पोर्टल्स जो हैं वो आपको अलाउ कर रहे हैं करने को। 5 नंबर की आपने बात करी अर्ली रिटायरमेंट के लिए, और क्या चीज़ें कर सकते हैं कि हम 15 साल काम करके ख़त्म कर दें? देखिए, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो उम्र तमाम होते होते एक और साल गुजर गया। अब वो साल अच्छा था, बुरा था, इसका एनालिसिस तो होता रहेगा, लेकिन इंसानी फितरत होती है ना पीछे मुड़ के देखने की, पर इंसानी ज़रूरत है कि आगे की प्लान भी करे। तो आप पीछे मुड़ के देखते रहिएगा, बहुत समय है, पूरा साल पड़ा है पीछे मुड़ कर देखने के लिए, पर प्लानिंग अभी करने की ज़रूरत है, क्योंकि नया साल हो गया है शुरू। तो अब आप करेंगे कि नहीं करेंगे, हमें थोड़ा इस पर भरोसा कम था, तो हमने कहा हम किसी को ले आते हैं जो आपकी प्लानिंग करने में मदद करते हैं। संजय जी, थैंक यू सर, फिर से हमसे संवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. और स्पेसिफिकली लाएं आपको, हमारे जैसे और हमारे दर्शकों में से जो कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा प्लानिंग करने में थोड़ा गड़बड़ हैं, लेकिन चाहते हैं कि 2026-2025 से अच्छा बीते। जैसे कि विनोद दुआ जो थे, लेट श्री विनोद दुआ, वो हमेशा उनकी एक सिग्नेचर लाइन थी कि इस उम्मीद के साथ कि हमारा आने वाला कल हमारे आज से बेहतर हो, मैं आपसे विदा लेता हूँ, वो इस तरह से साइन ऑफ करते थे। तो इस उम्मीद के साथ कि हमारे आने वाला कल बेहतर हो, उसके लिए आप कुछ सलाह दें। तो इन्वेस्टमेंट टिप्स फॉर 2026, वो द बॉल इज नाउ इन योर कोर्ट। हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि क्या एसेट क्लासेस हैं जो 2026 में जिनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जिनसे बचना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सोना और चांदी का क्या होने वाला है 2026 में। थैंक यू सर। 2025 तो सोना चांदी का साल था। हाँ, वो मैं बार बार कहता हूँ ये बात कि सिल्वर को गोल्ड मेडल मिला है और गोल्ड को सिल्वर मेडल मिला है। तो आप देख सकते हैं सिल्वर नंबर 1 हुआ, 120% का इजाफा हुआ इस साल उसमें। और गोल्ड में भी कुछ 70-80% के आसपास का इजाफा हुआ इस पूरे नॉर्मल साल में, जनवरी टू दिसंबर में। अब क्या 2026 में ये कंटिन्यू रहेगा? चांसेस दिख रहे हैं कि कंटिन्यू रहेगा। दोनों के फ्यूल्स को समझ लेते हैं, किस चीज़ से दोनों फ्यूल होते हैं। पहली चीज़ फ्यूल होती है, गोल्ड फ्यूल होता है अनसर्टनिटी से, अविश्वास से। और इस टाइम पे ग्लोबल अविश्वास एट इट्स हाईएस्ट है, क्योंकि एक भाई साहब बैठ गए हैं अमेरिका में आके, जो मूड के हिसाब से चलते हैं।
ठीक है, कि आज सुबह क्या मूड है, शाम को क्या मूड है, रात को क्या मूड है, तो मूड के हिसाब से वो बोलते रहते हैं कुछ। तो एक दिन बोल देते हैं इंडिया ठुकी हुई इकोनॉमी है, फिर एक दिन बोल देते हैं मोदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारी सांठ-गांठ चल रही है, एक दिन बोल देते हैं मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा, एक दिन बोलते हैं मैं टैरिफ के लिए टीम भेज रहा हूँ, तो कुछ पता नहीं होता उनका। तो आई थिंक अलॉन्ग विद हिज वाइफ द एंटायर वर्ल्ड इज नाउ नॉट टेकिंग हिम सीरियसली। तो बट क्या है कि है दुनिया के सबसे बड़े पावर हाउस के प्रेसिडेंट है, तो डेफिनेटली उनकी वाणी से जो है हलचल मच जाती है, अनसर्टेनिटीज आ जाती हैं, और इसलिए गोल्ड रिजर्व्स क्रिएट किए जा रहे हैं। देखिए यूएस ना एक चीज़ कंट्रोल करता है जिसे स्विफ्ट कहा जाता है। स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट्स जो भी होती हैं वो यूएस डॉलर में रूट होती हैं, और इसलिए जो ये कंट्रीज़ हैं, ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, वो कोशिश कर रही हैं कि वो अपना खुद का सेटलिंग सिस्टम लेके आए। पर एज ऑफ नाउ तो सेटलिंग सिस्टम स्विफ्ट है। रशिया को इससे बाहर कर दिया गया था बहुत साल पहले, कि भाई हम आपको ये नहीं करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे, उसको उस पर सैंक्शंस लगा दिए गए। और इसलिए जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनको भी डर है कि कभी ऐसा ना हो जाए, तो वो गोल्ड इकट्ठा कर रही है। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा चाइना गोल्ड इकट्ठा कर रही है, और जब कंट्री गोल्ड इकट्ठा करती है ना, तो वो रेट नहीं देखती हैं। वो हमारी मम्मी की तरह गोल्ड इकट्ठा करती हैं। मम्मी कभी रेट नहीं देखती थी गोल्ड का, मतलब 25,000 चल रहा है तो भी ले लो, चलो 50,000 चल रहा है तो भी ले लो, आज लाख रुपए चल रहा है तो भी ले लो, 1.25 लाख चल रहा है ले लो। तो वो मम्मी की तरह बिहेव करती हैं सेंट्रल बैंक्स। अब वो मम्मी हमारी तो बेचारी 10 ग्राम 5 ग्राम 1 ग्राम लेती थी, वो लेते हैं किलो टन के हिसाब से, तो इसलिए जो प्राइस का इम्पैक्ट है वो दिखने लग जाता है। तो इसलिए गोल्ड अभी अगर ग्लोबल तनाव इसी तरह रहा तो गोल्ड डेफिनेटली फ्यूल होगा और आगे जाएगा। दूसरा, भारत हम सबको एक और चीज़ समझनी चाहिए कि गोल्ड इज अ डिफैक्टो वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन डॉलर। ठीक है, इसका मैं उदाहरण देता हूँ कि अभी आप देखेंगे कि डॉलर पिछले 4 महीने के अंदर, 3-4 महीने के अंदर 84-85 से अचानक से 91 आ गया, रादर 1-1.5 महीने में ही आ गया। अगर यूरो के अगेंस्ट कंपेयर करेंगे तो हमारे तो नींद उड़ जाएगी, बिकॉज यूरो के अगेंस्ट डॉलर कमजोर हुआ था, तो यूरो के अगेंस्ट डॉलर कमजोर हुआ, डॉलर के अगेंस्ट भारत की करेंसी कमजोर हुई है, तो टोटल कंपैरिजन में देखेंगे तो यूरो के अगेंस्ट हम बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ करेंसी। इसका सारा फायदा होता है जब आप गोल्ड में निवेश करते हो, क्योंकि गोल्ड डॉलर में जो है डिनोट होता है। अब इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। सिल्वर जो है सिल्वर 1980 में $50 पर आउंस था, आज 2025 में $65 पर आउंस है। तो यानी डॉलर टर्म्स में सिल्वर सिर्फ 35% बढ़ा है। कितने सालों में? 1980 से लेकर अभी तक। वो करेक्ट हुआ, फिर वापस आया, फिर करेक्ट हुआ, फिर वापस आया। पर अगर आप रुपी टर्म्स में देखेंगे तो बहुत बड़ा है, क्योंकि डॉलर 1980 में ₹6.61 था, आज ₹90-91 है। तो यानी रुपी जो है, डॉलर जो है वो 15 गुना हो गया। तो इसलिए सिल्वर का रेट इंडिया में रुपी टर्म्स में बढ़ गया, आज 2 लाख के ऊपर किलो चला गया जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सोना और चांदी डिफैक्टो वे है जिससे आप डॉलर में भी इन्वेस्ट कर पाते हो एक तरीके से, क्योंकि वो डॉलर डिनोमिनेटेड करेंसी, एक वो है, मेटल्स है। अब अगर हम देखें कि सिल्वर को क्या फ्यूल कर रहा है, तो सिल्वर, क्योंकि उसका इंडस्ट्रियल यूज इतना ज्यादा और उसकी जो आउटपुट है वो डायरेक्ट नहीं आती, तो सिल्वर में डायरेक्ट माइनिंग नहीं होती, एक टर्म यूज होता है बाय प्रोडक्ट माइनिंग। तो इसका मतलब यह है कि सिल्वर डायरेक्टली कम निकलता है, जिंक निकलेगा उसके साथ सिल्वर निकल जाता है, तो सिल्वर अशुद्धि की तरह निकलता है। तो इसलिए उसकी माइनिंग इतनी इजी नहीं है, उसकी सप्लाई हमेशा कंस्ट्रेंट में रहती है। और क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, सोलर पैनल्स बन रहे हैं, वॉर वेपन्स बन रहे हैं, ये सब बन रहे हैं, सब जगह सिल्वर यूज होता है, डेटा सेंटर्स में यूज होता है, सेमीकंडक्टर्स में यूज होता है, जिसका वॉल्यूम बढ़ रहा है एआई की वजह से। तो डिमांड बढ़ते जा रही है, सप्लाई कम हो रही है। और सिल्वर के साथ एक मजेदार बात यह है कि ये है तो सारे जितने भी इंडस्ट्रियल चीजों में उसका प्रोपोर्शन बहुत छोटा है, पर उसके बिना वो चीज पूरी नहीं होती। तो चाहे प्रोपोर्शन कम है, पर ये सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि सिल्वर हमारे हाथ से खत्म हो जाए। मतलब अगर सिल्वर नहीं है तो वो चीज बन ही नहीं पाएगी, चाहे उसके बनने में छोटा सा योगदान है सिल्वर का, पर उसके बिना नहीं बन सकती वो। तो यानी ये सारी जितनी कंपनीज जो ये सब बनाती है ना, वो उसको स्टॉक इन करके रखती हैं, स्टॉक आउट नहीं करती हैं। तो वो इन्वेंट्री मेंटेन करेंगी तो वो सिल्वर खरीदेंगे, तो ऑब्वियसली सिल्वर का भाव बढ़ेगा। तो ये 2 मेटल्स मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूं इन पे। तो निवेशक को क्या करना चाहिए? अब प्रश्न आता है कि ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक और निवेशक को क्या करना चाहिए? निवेशक को ये समझना चाहिए, गोल्ड में वॉलेटिलिटी कम होती है, सिल्वर में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। कल को ये भी हो सकता है कि सिल्वर का प्राइस वापस तेजी से गिर जाए। तो आपका जो पोर्टफोलियो बनाते हैं आप, गोल्ड सिल्वर का पोर्टफोलियो, उसमें कोशिश करके 60-70% गोल्ड रखिए, 30-40% सिल्वर रखिए। याद रखिए सिल्वर वॉलेटाइल है, रिस्की है,
तो उस हिसाब से सिल्वर को अपने जो है पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। अब ये सोच के मत दीजिए आज 2 लाख है, अगले साल के अंत तक 3 लाख हो जाएगा, चलो मैं सारा ही पैसा सिल्वर में डालता हूं। ये गलती कभी मत करिए। इट्स अ वॉलेटाइल एसेट, तो उस हिसाब से उसमें निवेश करिए। पर हाँ, लॉन्ग टर्म में सिल्वर ने अच्छे रिटर्न्स दिए, आपको भी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, आप उसको होल्ड कीजिए 5-10 साल, क्या प्रॉब्लम। पर एक साल को ट्रेडिंग के एंगल से मत आइए सिल्वर में कि आज मैं 10 लाख रुपए डाल देता हूँ 15 लाख हो जाएंगे जी साल के अंत तक। हो सकता है रुक भी जाए, क्योंकि पता नहीं चलता। सो बट आई एम वेरी वेरी होपफुल ऑन बोथ ऑफ दीज मेटल्स, क्योंकि ये साल मेरे को मेटल्स का साल ही दिख रहा है। 2026, हाँ 2026 मुझे मेटल्स का साल दिख रहा है, क्योंकि हर जगह प्रोडक्शन हर चीज़ की बढ़ रही है। सब लोग वॉर के लिए तैयारी रख रहे हैं, तो कॉपर यूज़ होता है इसमें शेल्स में, तो कॉपर। स्टील यूज़ होता है, हाई ग्रेड स्टील यूज़ होता है, तो स्टील यूज़ होगा। उसके बाद आपका क्या कहते हैं जिंक यूज़ होता है, तो जिंक यूज़ होगा। सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। तो मेटल्स का साल है, मेटल्स अच्छा करने चाहिए इस साल में। अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटीज कम होती हैं तो उस हिसाब से फिर ठीक होगा, बेटर होगा। बट अभी कोई दिख रहा नहीं, मतलब हाँ आसार नहीं दिख रहे। मतलब हम तो सब आसार पे ही चलते हैं, प्रोबेबिलिटी पे ही चलते हैं, तो वो नहीं दिख रहे। इक्विटी मार्केट्स अगर हम समझें तो यूएस थक गया है, यूएस की इक्विटी मार्केट थक गई है। What is mean when you say थक गई है मतलब उसमें बहुत मोमेंटम था पिछले कुछ सालों में, वो थक गई है, भागते भागते थक गई है। अब वो ऐसे नहीं जाएगी। पर इसी समय पे कुछ कंट्रीज हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं, जैसे लैटिन अमेरिका बहुत अच्छा करने लग गई है, यूरोप के कुछ हिस्से बहुत अच्छा करने लग गए हैं। पर हमारे यहाँ क्या, हम निवेश नहीं कर सकते इन कंट्रीज में इतना इजीली। यूएस में तो फिर भी हमारे पास कुछ ईटीएफ्स है जिनके माध्यम से हम निवेश कर पाते हैं, पर लैटम वैटम की तो बहुत ज़्यादा है नहीं, तो वहाँ हम निवेश कर नहीं पाएंगे। इंडिया की मार्केट्स मुझे ऐसा लगता है कि अभी उनमें दम है, इस साल में अच्छा कर पाएंगी। बस ग्लोबल अनसर्टेनिटीज का ध्यान रखना होगा। अगर टैरिफ बढ़ा दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर अगर पाकिस्तान के साथ हम फिर से कुछ छोटा मोटा हाथापाई हो गई तो फिर थम जाएगी ग्रोथ। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें ना बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के साथ ऐसे लड़ाई वड़ाई में पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक होता है कि आप लड़ाई कर लिए तो पीट पाट के आ गए, पर क्या होता है कि यहाँ हमारा साइज बहुत बड़ा है ना इकोनॉमी का, तो हमारे लिए वो 10 दिन भी हमारे को चोट के टर्म्स में बहुत बड़ी चोट दे देते हैं। चाहे परसेंटेज में कम चोट होती है, पर वैल्यू टर्म्स में बहुत होती है। अभी किसी का पोर्टफोलियो 10 करोड़ का है, किसी का पोर्टफोलियो 10 लाख का है, तो 2% 10 लाख वाले के लिए बड़ा नंबर नहीं है, पर वो 10 करोड़ वाले के लिए बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। तो हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी हो उनके कंपैरिजन में, तो मतलब कोई बात करने लायक बात ही नहीं। हाँ, बात वो हमारी एक कंपनी उनके पूरी कंट्री की जितनी है, तो फिर वो इतना दिमाग लगाने की तो आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो बेटर है। बट यस, हो तो वो तो फिर बनता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना तो पड़ता ही है। बट कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो हमारे लिए बेटर है कि हम ग्रोथ अच्छी कर पाएंगे इस साल में, क्योंकि अब मेरे को कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी थोड़ी थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही हैं, कंपनीज धीरे धीरे बेटर कर रही हैं। कुछ करेक्शंस हुए पिछले 1 साल में, हमने देखा है कि निफ्टी बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दिया। मिड कैप अभी भी ओरिजिनल लेवल पे वापस नहीं आए हैं जहाँ से गिरे थे, स्मॉल कैप अभी तक उस लेवल पे वापस नहीं आ पाए हैं जहाँ से गिरे थे। तो अगर अर्निंग्स बेटर हो गई, थोड़ी सी कंपनीज की प्रॉफिट बेटर आने लग गया, तो बस एक ही ट्रिगर चाहिए मार्केट को, एक अच्छा रिटर्न्स निकाल सकते हैं। तो ये मेरे को लग रहा है 2026 का, मतलब दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज। मैन्युफैक्चरिंग को कैसे देख रहे हैं 2026 में? मैन्युफैक्चरिंग शुड बी गुड, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स भी दिए गए हैं। मुझे लगता है कंजम्पशन बहुत ज़बरदस्त होगा, बिकॉज जीएसटी माफ हुआ है, जीएसटी कम हुआ है। मैं एक कार डीलर से बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि मैंने ज़िंदगी में इतने वॉल्यूम्स नहीं देखे। बोले हम अक्टूबर में घर ही नहीं जा पाए, इतना काम था, तो इतनी गाड़ियाँ बेची, मतलब इतना ज़्यादा वॉल्यूम्स था, डिमांड था कार के लिए। तो अब कार बनेगी तो पीछे मैन्युफैक्चरिंग तो होगी, पीछे स्टील भी जाएगा, पीछे और भी ऑटो पार्ट्स जाएंगे, स्पेयर पार्ट्स जाएंगे, तो वो सब का भी मार्केट जो है वो अच्छा होगा। देखिए हमारी ग्रोथ अच्छी है, हम 8% के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड। तो वो ग्रोथ हर सेक्टर में ट्रांसलेट करेगी। बस वही है कि स्पीड ब्रेकर एक ही होता है, ट्रम्प का टैरिफ और कॉन्फ्लिक्ट, बस यही 2 चीज़ें स्पीड ब्रेकर की तरह एक्ट कर सकती हैं। वो आगे तो फिर कोई मैथ नहीं चलती। स्पीड ब्रेकर ने एक जगह तो थोड़ा सा लगा दिया। हम 25 में 5 ट्रिलियन टारगेट कर रहे थे, हाँ, अभी वो पुश हो गया, 4 साल और बढ़ा दिया कि 2029 तक हम 5 ट्रिलियन हिट कर पाएंगे। हालांकि इसका बहुत इम्पैक्ट नहीं होगा। हाँ, नहीं ये इसका कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं, बट बस मुझे लगता है कि ब्रेड्थ ऑफ द मार्केट थोड़ी बेटर होनी चाहिए हमारे भारत की। अभी भी मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आने की जरूरत है। मैं आपको एक मजेदार डेटा देता हूँ। आज इंडिया में करीबन 6000 लिस्टेड कंपनीज है, 5,500-6,000। उसमें से 60% कंपनीज की मार्केट कैप 500 करोड़ से कम है। अरे, और सिर्फ 500 कंपनीज ऐसी हैं जिनकी मार्केट कैप 12,000 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, अगर आप इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी देखो, रिलायंस, और उसको ग्लोबल रैंकिंग में डाल दो,
सारी बड़ी कंपनीज की लिस्ट में, तो उसका रैंक करीबन 65वां आता है, 65th। तो भारत की पहली कंपनी दुनिया की 65th कंपनी है। तो 64 कंपनीज ऊपर है, फिर भारत का नंबर आता है। पहली 100 कंपनियों में, दुनिया की पहली 100 कंपनियों में 3 कंपनी भारत से, सिर्फ 3 कंपनी भारत से। मुझे बताने की जरूरत नहीं बाकी कहां से है, या तो यूएस से, चाइना से, यूरोप से मेजरली। तो अभी भारत के पास, और अच्छा ये वो वाली बात होगी कि एक बंदा गया एक गांव में, बोला कोई भी चप्पल नहीं पहनता तो यहाँ चप्पल नहीं बिकेगी। एक बंदा गया उसी गांव में, बोला यार ये कोई चप्पल नहीं पहनता, यहाँ चप्पल बहुत बिकेगी। तो उसी चीज को अलग नजरिए से देखने का तरीका है कि यही कंपनीज आगे जाके बहुत बड़ी बनेंगी। तो मतलब भारत के पास स्कोप भी बहुत है ग्रो करने का, पर ब्रेथ थोड़ी ज्यादा चाहिए हमारे को। दूसरा मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो प्रमोटर्स है ना, वो ज्यादा स्टॉक मार्केट इंसेंटिव रिलेटेड हो गए हैं, वो लंबे बेट्स लेने को तैयार नहीं है। उनको रोज होता है कि हर क्वार्टर में रिजल्ट देना, नहीं तो स्टॉक मार्केट धुलाई कर देगा, मेरी वैल्यूएशन कम हो जाएगी, मेरा शेयर होल्डर नाराज हो जाएगा। तो जो एक वो बड़े बोल्ड डिसीजंस होते हैं ना एक प्रमोटर को जो लेने होते हैं, वो थोड़े से इंडिया में लैक होते हैं। वो आएंगे तो आई एम श्योर और अच्छी हमारी ग्रोथ होगी। स्टॉक मार्केट को लेकर एक अफवाह ये भी है कि 26 में क्रैश करेगा। देखिए उसके क्रैश के दो ही वो हैं, 2 रोड बम्प्स है। या तो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है या ट्रम्प का टैरिफ है। हालांकि अभी तक का जो टैरिफ था उसने वो तो हाँ बच गए, पर अगर ग्लोबल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो परेशानी। देखिए जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज चल रही है, जैसे मुस्लिम नेटो चल रहा है। सो जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं वो नेटो बना रहे हैं अपना, जैसे नेटो आपको पता होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो नेटो जो है वो आपके सारे कंट्रीज का है कि भाई हम सब एक है, तुमने किसी के साथ भी जंग लड़ ली तो हमारे साथ जंग लड़ ली, ठीक है। अब इसी के तो पीछे पूरा वो रशिया यूक्रेन का आफत चल रही है, अभी भी चल रही है। तो ऐसे एक मुस्लिम नेटो बनाने की बात हो रही है, जिसमें सारे इस्लामिक कंट्रीज जो है वो एक आपस में नेटो बना लेंगे, और ऑब्वियसली उसका पार्ट पाकिस्तान भी होगा। तो यानी कि अगर कल को कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है और पाकिस्तान पे हमको अटैक करना पड़ता है, तो देन इट इज डिफैक्टो अटैक ऑन नेटो, देयर नेटो। अभी बात चल रही है, पता नहीं कितना आगे बढ़ा है कितना नहीं बढ़ा है, बट ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लेवल्स पे ये सब बहुत अलग अलग चीजें चल रही है, जो मतलब आगे आने वाले टाइम में थोड़ी परेशानी दे सकती हैं। नाते ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हमारा आई थिंक डिप्लोमेसी बहुत अच्छी रही है इन कंट्रीज़ के साथ, खासकर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहा है, एंड आई थिंक इट शुड कीप ऑन गोइंग दैट वेज। बट या तो ये एक चीज़ है जो देखिए क्रैश क्यों होता है। क्रैश या तो कोई ग्लोबल फाइनेंशियल लेवल पे कोई बहुत बड़ा अनसर्टनिटी आ जाए, या फिर ग्लोबल पॉलिटिकल लेवल पे, जियोपॉलिटिकल लेवल पे। 2 ही रीज़न होते हैं मेजरली क्रैश के। तो दोनों रीज़न आपके सामने, एक ट्रम्प का टैरिफ है और एक ये वॉर अनसर्टनिटीज हैं अक्रॉस नेशंस। तो इनमें से कोई भी क्लिक हुआ तो आ जाएगा रिसेशन। तो ऐसे माहौल में जब हमें पता है कि वी जस्ट अ ट्रिगर अवे फ्रॉम नॉट अ कोलैप्स बट फ्रॉम थिंग्स गोइंग साउथ, गुड 10-20% क्रैश इजी। हाँ, हमारी स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए? हमारी स्ट्रैटेजी देखिए बहुत सिंपल होनी चाहिए कि एक तो हमारे पास हमारा प्रोटेक्शन पैसा होना चाहिए हमेशा, हमारा इमरजेंसी फंड जिसे हम कहते हैं, वो आपके पास हमेशा होना चाहिए। तो वो आपको एक सुकून देता है। लोग मुझसे कहते हैं सर फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कितना पैसा चाहिए? मतलब 6 महीने का खर्चा चाहिए सबसे पहले तो, कि कल तुम नौकरी को टांग मार सको, कल नौकरी तुम्हें टांग मारे तो तुम बच सको। तो पहले वहां तो फाइनेंशियली फ्री हो, आगे देखा जाएगा 10 करोड़ 20 करोड़ 5 करोड़ वो सब बात की बात है, ठीक है। तो हमारे को पहले हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास इमरजेंसी फंड, हमारे इंश्योरेंसेस सेट होने चाहिए। सेकेंड लेवल पे आता है, अब अगर मुझे अनसर्टनिटीज को देखना है तो जो पैसा मुझे शॉर्ट टर्म में चाहिए उसको मेरे को इक्विटी मार्केट्स में नहीं डालना है। तो अब इक्विटी मार्केट्स में तब कूदिए जब आपको पैसा 7-8-10 साल बाद चाहिए रहेगा। अगर आपको 3-4-5 साल के अंदर पैसा चाहिए तो इक्विटी मार्केट्स से दूर हो जाइए, यानी कि इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में पैसा मत डालिए। फोकस मोर ऑन डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इस तरह से आप अपना डेट पोर्टफोलियो, गोल्ड, इस तरह से पोर्टफोलियो बनाइए कि ताकि आपके पास कैश अवेलेबल हो, ठीक है। तो आप अनसर्टन टाइम से बच जाओगे। तो अनसर्टनिटी में फोकस मोर टुवर्ड्स डेट, गोल्ड, सच एसेट क्लासेस, एंड स्टिल पुट मनी। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि आज तक किसी ने भी महंगा खरीद के सस्ता बेच के पैसा नहीं बनाया। आपको सस्ता खरीद के महंगा बेचना होता है, ठीक है। तो जब कोई इस तरह से क्रैश आएगा तो वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी एक्ट करता है कि आप लॉन्ग टर्म इक्विटी मार्केट से पैसा आप कमा सकते हो, ठीक है। तो अगर आज आपको लगता है कि कोई रीजन की वजह से निफ्टी या इंडियन मार्केट्स 10-15% डाउन हो गई है, तो अच्छा टाइम एंटर करने के लिए। क्या ये बॉटम है मेरे को नहीं पता, पर अगर 15% गिर गई मार्केट तो और 5-10% गिर जाएगी, जीरो तो नहीं होने वाली।
ठीक है, तो आप जब भी मार्केट्स गिरती है तो थोड़ा थोड़ा निवेश करिए अगर आपके पास लॉन्ग टर्म होराइजन है। प्रॉब्लम क्या होती है सर कि लोग है ना शॉर्ट टर्म होराइजन में इक्विटी मार्केट्स को प्ले करना चाहते हैं, जो कि सबसे गलत बात है। फिर वो तुक्का है, आपका तुक्का चल गया तो आप चौधरी बन जाओगे, अरे यार देखो मैंने तो सोचा था, मेरे को पता था, मैंने कर दिया। किसी को कुछ नहीं पता है, नोबडी। जो भी जी टीवी पे आते हैं या फिर वो सीएनबीसी पे आते हैं या मैं हूं, किसी को कुछ नहीं पता है, इफ एंड बट होता है। और इसीलिए हम निवेशकों को कहते हैं डोंट मैनेज योर रिटर्न्स, मैनेज योर रिस्क। सारे इन्वेस्टर्स रिटर्न को चेस कर रहे होते हैं, हम लोग रिस्क मैनेज कर रहे होते हैं कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई इस तरीके से कर दो कि आपका रिस्क अपने आप मैनेज हो जाए। तो आप वही करो, अपना कॉर्पोरेट बॉन्ड्स लो, डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स लो, आप इक्विटी में तब आओ जब आपको लंबे समय में आना हो। गिरे और आपके पास पैसा पड़ा है, अपॉर्चुनिटी कैपिटल पड़ा है, तो उस टाइम पे निवेश करो। नहीं तो अपनी एसआईपीस तो चलने दो जो चल रही है, उसको एसआईपीस को छेड़ने की जरूरत नहीं होती। एसआईपी आप लंबे समय के लिए करते हो, आप चलते रहने दो। जो जॉब मार्केट में आ रहा है 2026 में, उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? पहले तो उसको वेलकम है। आइए, आपका इंतजार था। ओके, सी आई थिंक सबसे पहले तो आपको जॉब मार्केट में ये फिगर करना है कि आप कितने टाइम टिक पाओगे, बिकॉज इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट इन द एज ऑफ एआई टू सस्टेन अ जॉब टुडे। बहुत सारे हम न्यूज़ सुन रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने ले ऑफ कर दिया, अमेजॉन ने ले ऑफ कर दिया, तो you have entered at a time which is very very significant in history of mankind. या मीडिया से जुड़ी हुई एक कंपनी है, नाम नहीं ले सकता जी, उनके लिए मैं काम करता था, आवाज देता था। सडनली कल फोन आया, 450 लोगों को ओवरनाइट रात में मेल आया। एंड 450 पीपल ऑफ हाउ मेनी पीपल इन देयर टीम, मतलब टोटल कितने होंगे? टोटल होंगे तकरीबन 4,000 लोग। तो मतलब 10% वर्कफोर्स को ओवरनाइट उड़ा दिया। 2 लोग हैं जो पूरा काम देख रहे हैं, वो 450 का, और अभी अगला बैच बन रहा होगा 450 का। नहीं, बहुत जगहों पे ये हो रहा है। और या तो आप शुतुरमुर्ग बन के अपनी मुंडी नीचे कर लो कि मेरे साथ ये नहीं होगा, या फिर आप अपने आप को ट्रेन कर लो कि वो 2 लोग मैं ही होने चाहिए हूँ। कि मतलब वो कहते हैं ना, जब न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा तो कॉकरोच बचेगा। हाँ, तो अब आपको कॉकरोच बनना पड़ेगा। तो आपको एआई में अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा। जिनको लगता था, मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ जो यूएस में अभी हैं, 40s हैं, 40-45 के आसपास है, बहुत स्क्रूड अप सिचुएशन है उनकी, क्योंकि वो अपस्किल नहीं कर पाए। वहाँ पे उनको रोज़ जॉब का थ्रेट है, किसी भी दिन पैसा मतलब पिंक पेपर आ जाएगा। अमेरिकन लाइफस्टाइल जी रहे हैं, क्रेडिट कार्ड डेट्स चल रहे हैं, घर का डेट चल रहा है, गाड़ी का डेट चल रहा है। लाइफस्टाइल को एक लेवल पे ले गए हैं, सबकी तनख्वाह $2-3 लाख थी, तो लाइफस्टाइल बहुत अच्छी चल रही है, बट दे डोंट नो व्हाट विल हैपन टू देम टुमारो। तो जो अब वो आप लेके चलते थे फॉर ग्रांटेड कि एक बार घुस गए जॉब में तो घुस गए, चल लेंगे नंबर, तो आई थिंक वो दोज थिंग्स आर चेंजिंग। तो पहले तो वो फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड वही है कि आप जॉब आए हो तो सबसे पहले तो आपको अपना इमरजेंसी फंड बनाना है, ताकि आप सर्वाइव कर पाओ इन केस ऑफ एक्सट्रीम सिचुएशंस वेयर योर जॉब गोज अवे। तो वो आपको एक सर्वाइव करना, तो सबसे पहले आप वो करिए। सेकंड, धीरे धीरे बिल्ड करिए अपना पोर्टफोलियो आराम से। ओवरनाइट कुछ करने की कोशिश मत करिए, ओवरनाइट करने वाले बहुत लोग आए हैं। मज़ेदार बात ये है कि सब सिखाते हैं कि ओवरनाइट कुछ नहीं होता, पर जो नई ब्रीड आती है वो समझती है कि हम इन सबसे समझदार हैं, तो हम तो कर ही लेंगे, यही गधे थे, इन सबसे नहीं हुआ। फ्रॉम वॉरेन बफेट टू एवरीवन टुडे, ये सब नहीं कर पाए, इनकी औकात नहीं थी, हम कर लेंगे। तो हम कर लेंगे चक्कर में 5 साल निकल जाता है, फिर रियलाइज होता है ये लोग ही ठीक कह रहे थे। तो अब आते हैं वापस। तो डोंट वेस्ट दोस 5 years, वो 5 साल आपको जो दुनिया से बहुत आगे पहुंचा सकता है। तो अब वही विनोद दुआ स्टाइल में, लेट श्री विनोद दुआ स्टाइल में, कि हमारा आने वाला कल हमारे बीते हुए कल से बेहतर हो फाइनेंशियली, इसके लिए 3 चीज़ें क्या करनी चाहिए? सबसे पहले गलती मत करिए, फाइनेंशियल मिस्टेक्स मत करिए। क्या है वो मिस्टेक? सबसे पहली मिस्टेक है फाइनेंशियल, वो है चेजिंग अनरियलिस्टिक रिटर्न्स। हम हमेशा कहते हैं जंगल में सुंदर लड़की चुड़ैल होती है। तो अगर आप अनरियलिस्टिक रिटर्न्स को चेज कर रहे हैं, या कोई दोस्त आता है आपको बोलता है कि मेरे पास कोई एफएनओ का स्टाइल है जिसमें मैं 10% महीने का बना सकता हूँ, दिन का बना सकता हूँ, तो यू हैव टू क्वेश्चन दोज इडियोटिक थिंग्स। नहीं तो अगर आप उसका रेट लगाओगे कंपाउंडिंग का, तो वो आपको क्यों बता रहा है? व्हाई इज ही टेलिंग यू इफ ही कैन मेक दैट काइंड ऑफ मनी? तो वो तो खुद ही बोरो करके कर सकता है। ये सब सस्टेनेबल चीज़ें नहीं है, एंड दीज थिंग्स डोंट एग्जिस्ट। जिस तरह जंगल में सुंदर लड़की एग्जिस्ट नहीं करती, उसी तरह दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज डोंट एग्जिस्ट, सो डोंट चेज देम। पहली चीज़ ये। सेकेंड चीज़ ये है कि कैपिटल प्रेजर्वेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन कैपिटल अप्रिसिएशन। पैसा बचा के रन बनाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना विकेट पे टिकना इंपॉर्टेंट है।
अगर आप एक ओवर रन नहीं बना पाए हो तो डोंट वरी अबाउट इट, अभी भी बहुत ओवर्स बचे हैं। हमारी लाइफ टेस्ट मैच है, T20 नहीं है। वाह। वी आर नॉट अंडर अ स्ट्रेस कि हर ओवर में रन बनना चाहिए। वी कैन प्ले ऑफ एन ओवर। मुझे इस पे सचिन तेंदुलकर की एक स्टोरी याद आती है, जब वो ऑस्ट्रेलिया गए जी जी। तब वो बार बार ऑफ साइड पे जी, कैच आउट हो रहे थे, फिर उन्होंने तय कर लिया था मैं सारी बॉल छोड़ दूंगा। जी 234 रन विदाउट 20% ऑन ऑफ साइड, 80% ऑन लेग साइड, उनका जो फ्लाई व्हील था। नो बाउंड्री ऑन द ऑफ साइड। हाँ, नो बाउंड्री ऑन द ऑफ साइड, बट जो रन बने वो सिर्फ टिकुर टुकुर 1 2 3 पे बने। तो आपको ना क्या होगा कि बहुत ऐसी बॉल्स आएंगी लाइफ में जिसमें आपका फेवरेट शॉट मारने को मन करेगा, पर अगर आप बार बार उस शॉट पे आउट हो रहे हो तो देन इट इज योर डिसिप्लिन टू नॉट डू दैट। इट्स अ ट्रैप। इट्स अ ट्रैप एंड पीपल विल ट्रैप यू। ठीक है, तो उससे आप बचिए। सबसे पहले तो अपने आप को कंट्रोल में रखिए। इट्स अ टेस्ट मैच, आराम से रन्स बनेंगे, कोई चक्कर नहीं। 2026 खराब जाएगा, 2027 आएगा, वो भी खराब जाएगा, 2028 आ जाएगा। कोई एक साल आपके सारे खराब सालों का निवारण कर देगा अगर आप पिच पे होंगे तो। नहीं होंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं, आउट हो गए आप तो। सो डोंट गेट आउट in your very first over or first part of your innings. That's the first mistake people do. Second mistake people do is they don't plan their daily finance. तो उस वजह से वो मंथ एंड तक रन आउट कर जाते हैं अपने मनी से, बिकॉज दे आर नॉट प्लानिंग प्रॉपरली। सो आई थिंक उसमें आप अपना 3 अकाउंट बैंक अकाउंट सिस्टम यूज़ कर लीजिए। सैलरी अकाउंट अलग रखिए, सैलरी अकाउंट में से एक्सपेंसेस अकाउंट अलग रखिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट अलग रखिए, पैसे को ऑटोमेटिक ट्रांसफर होने दीजिए। ऑटोमेट दीज बोरिंग थिंग्स सो दैट दे बिकम वेरी वेरी बोरिंग। कुछ काम ना हो आपका, गलती ये हो रही है कि यूपीआई से आप सारा खर्चा करते हो, तो यूपीआई आपके सैलरी अकाउंट से लिंक्ड है, तो आपका कंट्रोल ही नहीं है। बेसुधी में आप बस खर्चा किए जा रहे हो। तो कंट्रोल दोज थिंग्स, पुट दैट मनी विच इज़ फॉर एक्सपेंसेस इन अ सेपरेट अकाउंट, लिंक योर यूपीआई टू दैट अकाउंट, ताकि आप अपना पैसे से रन आउट ना हो जाओ। तो ये एक 3 बैंक अकाउंट सिस्टम हम लोगों को प्रेफर करते हैं कि वो करें, ताकि वो कभी भी पैसे से आउट ना हो जाए इस तरीके से। और तीसरा है कि लर्न फाइनेंशियल एजुकेशन, मतलब अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करिए। अब बहुत मुश्किल नहीं रह गया, बहुत सारी किताबें, पॉडकास्ट्स, कोर्सेज, सेमिनार्स, वेबिनार्स, बहुत कुछ है। और ये चीज़ें गलत नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं यार सामने वाला तो पैसा कमा रहा है मुझसे, क्या प्रॉब्लम है? स्कूल ने नहीं कमाया था कि तुमसे पैसा, कॉलेज ने नहीं कमाया था कि तुमसे पैसा, सबने तो कमाया था। तुम क्या कमा पाए उसमें से? तुम तो फाइनेंशियली एजुकेट नहीं हुए, तुम्हें तो उन्होंने नहीं सिखाया। तो कोई भी स्किल पाते हो और अगर कोई इसके लिए आपको चार्ज करता है तो प्लीज़ डोंट लुक एट इट इन अ नेगेटिव वे। इट्स अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, यू आर गिविंग सम वैल्यू, यू आर गेटिंग सम वैल्यू। तो आप सीखिए उस चीज़ को। नहीं तो आप फ्री सीखना चाहते हैं, पॉडकास्ट सीखिए। लो कॉस्ट सीखना चाहते हैं, किताबें पढ़ लीजिए। बहुत सारे अच्छे ऑथर्स ने फाइनेंशियल एजुकेशन पे बहुत अच्छी किताबें लिखी हुई हैं। यू कैन रीड दैम एंड गेट योर सेल्फ फाइनेंशियली अपडेटेड, बिकॉज बेस्ट बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। तो अपने आप को 2026 में कोशिश करिए कि फाइनेंशियली एजुकेट करिए और लर्निंग्स लीजिए, बेसिक चीज़ें सीखिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। फाइनेंस में ना सर एक मज़ेदार चीज़ है, आप गलती ना करो ना, फिर भी आप बहुतों से बहुत आगे चले जाते हो। सो इट्स नॉट अबाउट स्कोरिंग बाउंड्रीज एंड मेकिंग ग्रेट रिटर्न्स एवरी टाइम। इट इज़ जस्ट अबाउट स्टिकिंग टू द पिच एंड नॉट मेकिंग ड्रास्टिक मिस्टेक्स। क्योंकि एक फाइनेंशियल गलती आपको लाइफ में 10 साल पीछे ले जाती है। अचानक से आपने सोचे बहुत मेहनत करके 10 लाख रुपए बनाए और एक एफ&ओ ट्रेड में घुमा दिया, तो आप तो बहुत पीछे चले गए ना। पर यही 10 लाख रुपए अगर आपका सेफ, रीजनेबल, अच्छी जगह इन्वेस्ट हुआ पड़ा था, तो आपका जीरो होने का चांसेस, रन आउट होने का चांसेस कम होता है। तो बस 2026 में आउट मत हो जाना। सर बहुत सारे लोग 2026 में 40 साल के हो जाएंगे और सडनली उनको एहसास होगा कि साहब 40 के हो गए और हमने तो कुछ किया ही नहीं इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, और फिर वो घबरा जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या आपकी एडवाइस है? सबसे पहले ऐसे लोगों को इंश्योरेंस ले लेनी चाहिए, अपनी मेडिक्लेम, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म। क्योंकि पता है क्या मैंने नोटिस किया, बहुत सारे 40 की उम्र में आके उनके पास टर्म हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। तो मैं उनसे पूछता हूँ क्यों नहीं है, तो कहते हैं कंपनी ने दी हुई है। अब कंपनी ने 2 लाख रुपए की दी हुई है, 3 लाख रुपए की दी हुई है। अब आप मुझे बताइए कोई बड़ी डिजीज खुदा ना खास्ता किसी को हो जाएगी 2-3 लाख में, क्या होगा? तो और होगा क्या, जब वो जॉब छोड़ेंगे तो वो 2-3 लाख भी जीरो हो जाएगा। तब तक आप 42, 43, 45 के हो चुके होगे, तो प्रीमियम बढ़ जाएगा जब आप लेने जाओगे। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बाय योर हेल्थ इंश्योरेंस इफ यू आर 40s एंड यू हैव नॉट डन दैट। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, 15-20 लाख रुपए की एक बढ़िया हेल्थ इंश्योरेंस, फैमिली फ्लोटर ले लीजिए। सेकेंड चीज, अपने डेट, उधार जो लिया हुआ है उसको नॉक ऑफ करना स्टार्ट करिए। देखिए डेट हो सकता है, जैसे होम लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है, बाइक लोन हो सकता है, इवन होम लोन ही हो सकता है। हाँ, EMI आपने वो लिया हुआ है, जैसे क्या कहते हैं इसको, कोई आईफोन लिया था, कोई ट्रैवल चले गए थे। आजकल ट्रैवलिंग के लिए लोग बहुत ज़्यादा लोन लेने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो द फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी इन पर्सनल लोन इज ट्रैवल लोन्स।
तो लोग ट्रैवल लोन लेते हैं, हम सोचते हैं 5 लाख का पैकेज है, चलो हम एक काम करते हैं इसकी 12 महीने की किस्त बांध लेंगे या 18 महीने की किस्त बांध लेंगे। सारे अच्छे अच्छे पोर्टल्स जो हैं वो आपको अलाउ कर रहे हैं करने को, उनके लिए तो अच्छा है, उनको तो कस्टमर मिल जाता है, तो उनको लोग फर्क पड़ने। और इंटरेस्ट भी मिल जाता है। इंटरेस्ट तो बैंक को मिल जाता है, कस्टमर इनको मिल जाता है, फंस हमारा रमेश बाबू जाते हैं। तो जितने डेट हैं, जो महंगे एक्सपेंसिव लोन्स हैं, उनको नॉक ऑफ करना स्टार्ट करिए। उधार को अपनी इनकम के 50% से नीचे, 40% से नीचे ले आइए। मेरा एक सवाल ये था कि क्या होम लोन भी महंगा लोन है? देखिए, होम लोन महंगा लोन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जितना जल्दी चुक जाए उतना अच्छा है। और अगर होम लोन इज द ओनली लोन यू हैव राइट नाउ, देन यू आर इन अ हैप्पी प्लेस, इट्स स्टिल ओके। एंड उसमें मैं सबको ये रेकमेंड करूंगा, साल में 12 नहीं 13 किस्त भर देना। हाँ, बस एक किस्त ज़्यादा भरते हो तो उससे थोड़ा सा आपका लोन का टेन्योर थोड़ा कम होता है, बिकॉज जो 13वीं किस्त होती है वो सीधा आपका प्रिंसिपल कम करती है। तो वो एक मैं सबको रेकमेंड करता हूँ, चाहे आप पहले दिन से ही क्यों ना चालू कर रहे हो, 12 नहीं 13 किस्त देनी है आपको, ये लॉजिक कर लीजिए। चाहे 13वीं किस्त के लिए आप एक रेकरिंग डिपॉजिट थोड़ा करके उसको बिल्ड कर लीजिए, और साल के अंत में 13th किस्त जो है एज अ बोनस, जैसे हम अपने सर्वेंट्स को भी या सबको एक दिवाली में एक एक्स्ट्रा सैलरी दे देते हैं, उसी तरीके से इसको भी आप एक एक्स्ट्रा EMI देके लोन के टेन्योर को कम करने की कोशिश करिए। तो ये एक हमारे को करना चाहिए। तो इंश्योरेंसेस हो गया और डेट हो गया, डेट मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब जो पैसा बचा है उसको हमारे को गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। आपकी लाइफ में सबसे बड़ी बात अभी तक ये हो चुकी होगी कि बच्चे आपके हो सकता है 10 साल 12 साल के हो चुके हैं, तो इनिशियल एजुकेशन उनकी निकल चुकी है। अब आप एक चीज़ टारगेट ये भी है कि 6-7 साल में उनको भी पैसे ला के देने आपको, इन टर्म्स ऑफ उनके पढ़ाई के लिए। आप कोई मेडिकल करना चाहते हो बच्चा, तो उसके तो बहुत बड़ा चीज़ हो गई कि आपको 1.5-2 करोड़ तक ला के देना पड़ सकता है। कोई इंजीनियरिंग भी करना चाहता है अच्छे कॉलेज में, आज 4 साल की 14-15 लाख रुपए की इंजीनियरिंग फीस हो जाती है अगर इंडिया में है। बाहर तो फिर आप उसको 3 टाइम्स कर लीजिए मिनिमम, तो वो हो गया। और तो ये है, तो उसके लिए आपको एक गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग कर लीजिए कि बच्चों के लिए कहाँ पैसा डालना है। फिर आपको भी रिटायर होना है, जिसे हम आजकल फायर नंबर कहते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट एंड रिटायर अर्ली, तो वो एक नंबर है, उसको फिगर आउट कीजिए कि वो नंबर क्या है। इसमें कुछ लोग क्या गलती करते हैं सर, समझिए आज मेरा खर्चा महीने का 60,000 रुपये है, और 60,000 में 30,000 की किस्त है, 30,000 मेरा जनरल खर्चा है। तो लोग है ना 60,000 को अपना खर्चा मान के फिर सोचते हैं यार मेरे को तो 10 साल बाद 1.25 लाख रुपए चाहिए होंगे। आपको 10 साल बाद 1.25 लाख नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है तब तक वो 30,000 की किस्त जीरो हो जाए। तो सिर्फ जो बेस 30,000 है, जो आपका खर्चा चलने वाला है हमेशा, खाना पीना घूमना फिरना ये सब जो है, वो 30,000 रुपये, उसी पे आपको इन्फ्लेशन जोड़नी पड़ेगी। तो नहीं तो लोग ओवरवेल्म हो जाते हैं, अरे यार मेरे को इतना पैसा चाहिए, मैं कैसे कर लूंगा, तो डरना नहीं है, आपने को राइट नंबर फिगर आउट करना है कि वो क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई योर परफेक्ट फायर नंबर। तो ये बेसिकली आप एक अच्छा कैलकुलेटर्स बहुत सारे हैं, या फिर एक्सेल यूज़ करके जो है आप यूज़ कर सकते हैं, फायर नंबर ढूंढ सकते हैं। तो 40s में मैं यही रेकमेंड करूंगा कि इस तरीके से आप अपने जो है इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कीजिए कि आपके बच्चों की फीस हो जाए और आपके रिटायरमेंट हो जाए, पर उससे पहले आपके उधारों को मैनेज करिए, क्योंकि जो आपने आज तक जो मस्तियाँ करी हैं लेट 20s या 30s में, अर्ली 30s और पूरे 30s के दौरान, उसका एक ओवरहैंग आपके ऊपर होगा फाइनेंशियली, तो उस ओवरहैंग को पहले रिड्यूस करते हैं सबसे पहले, तो वो स्टेप 1 होना चाहिए। फायर नंबर की आपने बात करी अर्ली रिटायरमेंट के लिए, और क्या चीज़ें कर सकते हैं कि हम 15 साल काम करके ख़त्म कर दें? देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हर आज़ादी खून मांगती है, ठीक है। तो अगर आपको फाइनेंशियल आज़ादी भी चाहिए तो आपका थोड़ा शुरुआत में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सिंपल इक्वेशन है, लाइफ बड़ी सिंपल चलती है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स। इनकम जितनी ज़्यादा हो, एक्सपेंसेस जितने कम हो, उतनी लाइफ में सेविंग्स होगी, जितना सेविंग होगी उतनी इन्वेस्टमेंट होगी, और उतना ही जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री होंगे। कंपाउंडिंग का फॉर्मूला था A = P × 1 + R⁻n। 3 चीज़ें हैं, कितना पैसा डालते हो, कितनी देर के लिए डालते हो, और कितना रिटर्न्स कमाता है, ठीक है। उसी से आपका फाइनल आउटकम डिफाइन होता है। अब 2 चीज़ें मेरे कंट्रोल में, एक नहीं है, रिटर्न्स मेरे कंट्रोल में नहीं है मार्केट में, पर कितना पैसा डालता हूँ, कितनी देर के लिए डालता हूँ, वो मेरे कंट्रोल में। अब अगर मुझे जल्दी रिटायर होना है तो मुझे ज़्यादा पैसे डालने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर मैं ज़्यादा पैसे नहीं डालता तो मैं जल्दी रिटायर नहीं हो पाऊंगा, मेरे को समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि रिटर्न्स तो मेरे हाथ में है ही नहीं। तो 2 ही वेरिएबल हैं जो मैं खेल सकता हूँ, पैसा कितना डाल रहा हूँ, कितनी देर के लिए डाल रहा हूँ। कम पैसा डालूंगा तो रिटायर होने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ड्यूरेशन को कम करना है तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, अब इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है तो सेविंग्स रेट बढ़ाने पड़ेंगे, और सेविंग्स रेट बढ़ाना है तो आज के खर्चों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं वही कहता हूँ कि जब मेरे पास मर्सिडीज के पैसे थे, मैं होंडा सिटी चला रहा था, तो वो जो बचा पैसा उसको मैंने निवेश किया तो मैं जल्दी रिटायर हो पाया। तो अगर आप अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे और ये वेकेशन चीज़ों के लिए लोन लेने लग जाओगे, तो फिर आप कहाँ से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगे। तो इफ यू वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बट डू रिमेंबर, वंस यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ऑल ऑफ दिस विल कम विदाउट लोन।
तो आप चूज ये कर रहे हो कि आज मैं लोन लेके जी लूं, ठीक है, और या फिर मैं थोड़ा टाइम कॉम्प्रोमाइज करके एक ऐसी स्थिति में आऊं कि मुझे लोन ना लेना पड़े, फिर भी मैं ऐसे बेहतर जिंदगी जी लूं। आजकल जेंजी कहती है यू ओनली लिव वंस। नहीं सर, इससे पहले भी एक अमूल संस्कृत का श्लोक याद नहीं आ रहा है, उसका लब्बो लुबाब ये था कि ऋण लेके घी पियो, ठीक है, क्योंकि ये जीवन एक ही बार मिला है और जीवन भले ही दोबारा मिल जाए, ऋण देने वाले दोबारा नहीं मिलेंगे। तो ये कई लोगों की यही फिलॉसफी, इसी फिलॉसफी पे लोग चल रहे हैं। हाँ। और उस चक्कर में अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। सर देखिए, आप ये बच्चे जो आज कह रहे हैं यू ओनली लिव वंस, वो ये नहीं याद कर रहे कि वो 60 के भी होंगे, 65 के भी होंगे, 70 के भी होंगे और 80 के भी होंगे, और अगर 80 तक हो गए ना तो वो बहुत बुरा हाल हो जाएगा उनका। ये यू ओनली लिव वंस का जो कीड़ा है ना 20, 22, 25 साल का, वो ऐसा काटेगा ना, वो दर्द उनको 80 साल तक झेलना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी बढ़ रही है, मेडिकल साइंस बेटर हो रही है। तो आप सोचिए कि आप एक द बिगेस्ट, देयर आर 2 रिस्क्स ऑफ लाइफ, ठीक है, डाइंग अर्ली एंड लिविंग लॉन्ग। या तो आप जल्दी मर जाओगे या आप ज्यादा जी जाओगे। जल्दी मर गए तो इंश्योरेंस है, ज्यादा जी गए तो इन्वेस्टमेंट है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स ठीक होंगी तो आप ज्यादा जी पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल नॉट रन आउट ऑफ मनी। और अगर बाय खुदा ना खास्ता कोई जल्दी चला गया तो उसके लिए इंश्योरेंस है कि भाई जल्दी चले गए तो चलो इंश्योरेंस से कवर कर लिया। इंश्योरेंस आप ले रहे नहीं हो, इन्वेस्टमेंट आप कर रहे नहीं हो, तो आप तो दोनों केसेस में फटने वाले हो। यही हो रहा है ना आप इंश्योरेंस ले रहे हो ना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यू ओनली लिव वंस। बेटा देखो फिर क्या होता है आगे। तो करो, ठीक है, मैं इसको नहीं कह रहा कि मत, बट 20 से लेके 60 तक का जी मतलब काम करना है, 50, 40 तक, आप 40 तक तो एक्टिव रहोगे। 20 साल वाले काम अगले 20 महीने में क्यों करने हैं भाई? हर साल का एक टारगेट रखो, यार इस साल हम ये गोल अचीव करेंगे, बिना उधार के करेंगे। मैं जाऊंगा दुबई घूमने, कोई प्रॉब्लम नहीं, 50,000 रुपए खर्च करूंगा, पर आज नहीं करता, 12 महीने 4-4 हजार रुपए जमा कर लूंगा, 12वें महीने 50,000 रुपए जमा हो जाएंगे, उस दिन चला जाऊंगा। इतना तो कंट्रोल रखो अपने ऊपर। आप अपने ऊपर संयम नहीं रख पा रहे हो, इस बात के लिए योलो का यूज कर रहे हो। आप अपने ऊपर संयम नहीं रख पा रहे, इस बात के लिए कोई आपने टर्म डिजाइन कर लिया और उस पर टिकड़ा फोड़ रहे हो, बिकॉज वी वॉन्ट समबडी टू बी ब्लेम्ड। तो हमने ब्लेम कर दिया यू ओनली लिव वंस, जिंदगी तो एक ही बार मिलेगी जी, भगवान ने हमारे को लिख के भेजी है, तो उसका टिकड़ा फोड़ दिया आपने। दिस इज नॉट राइट। सो प्लान प्रॉपरली एंड उसमें आप सब कुछ अचीव कर पाओगे, सब कुछ अचीव कर पाओगे। लाइफ विल गिव यू अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीथिंग। और सेकेंड है, बोरोड जो है ना, उधार लिया हुआ एक्सपीरियंस को अपना एक्सपीरियंस मत मानो, या उधार ली हुई हैप्पीनेस को अपनी हैप्पीनेस नहीं मानो। मेरे दोस्तों को बाहर जाना पसंद है इसलिए मुझे बाहर जाना पसंद है, इज नॉट द राइट वे ऑफ लिविंग लाइफ। मेरे दोस्तों को बाहर जाना पसंद है, मुझे घर पे रह के किताब पढ़ना पसंद है, तो आई वुड रादर बाय अ वेरी गुड सेट ऑफ बुक्स एंड पुट माई मनी इन बाइंग दोज बुक्स। मेरे दोस्तों को बाहर जाके डिस्क में नाचना पसंद है, पर मुझे तो बाइकिंग करना पसंद है और लद्दाख जाना पसंद है, तो आई विल डू दैट। व्हाई शुड आई गेट हियर? ये तो उनको खुशी दे रहा है, मुझे थोड़ी खुशी दे रहा है। सो गेट योर प्रायोरिटीज राइट, गेट बेसिक्स ऑफ लाइफ राइट। बेसिक्स तो ठीक करेंगे, उसके बाद ये सब चलता रहेगा। तो 2026 में इन्वेस्ट करना शुरू करिए, क्योंकि योलो, यू ओनली लिव वंस। और अगर किसी एक चीज़ को छोड़ना है तो आप छोड़ दीजिए फोमो। ठीक है, ये फोमो जो है ना, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये आपसे वो काम करा रहा है जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को बहुत ख़राब कर रहा है, और इसका खामियाजा आपको आगे चल के भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि हम यंग ऑडियंस को भी केटर कर रहे हैं। खामियाजा मतलब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द चॉइसेस दैट यू आर मेकिंग। You will have to bear those consequences later, and at that time you will only regret, क्योंकि पैसे तो होंगे नहीं आपके पास। तो इसलिए पैसे हों, इसके लिए संजय जी की बात मानिए, इन्वेस्ट करना शुरू करिए। 2026 बाकी सालों से बेहतर हो और 2026 नींव रखे, ताकि उसके बाद के आने वाले साल सबसे बेहतर हों। इस उम्मीद के साथ नववर्ष की शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। एंड सर, सारे आपकी ऑडियंस को हैप्पीएस्ट एंड वेल्दीएस्ट and healthiest 2026. Thank you so much. Thank you.